Hello students, how are you? Welcome to biology class. We are studying heredity and evolution and the topic is heredity. Today we are going to discuss about the laws of inheritance given by Mendel, which are collectively known as Mendelism. Okay, मेंडल ने 3 लॉज पोस्टुलेट किए थे और उन्होंने 2 क्रॉसेस किए थे जो हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट्स उन्हें मिले थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2 लॉज सजेस्ट किए थे. फर्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम अंडर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे. सेकेंड जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था उसमें मेंडल ने जो रिजल्ट निकाला था उसके बेसिस पे एक लॉ सेट हुआ था जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट. तो लेट्स वी स्टडी व्हाट दिस लॉज सेज. फर्स्ट जो लॉ है वो वैसे तो अकॉर्डिंग टू मेंडल है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, इन विच मेंडल सजेस्टेड दैट द एलील 2 एलील ऑफ अ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक जीन के 2 एलील होते हैं, ये दोनों एलील गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं और ईच गैमेट में सिर्फ एक सेट ऑफ एलील पास ऑन होता है. दिस लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये जो सिंगल एलील गैमेट में गया है वो अपने ही तरह के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे हम प्योर फॉर्म कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एलील. और इसी प्योर फॉर्म के कारण इस लॉ को हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. If you want to explain law of segregation, then you can explain it by using monohybrid cross for any of character. ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके आप ये शो कर सकते हो कि गैमेट्स के गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो 2 एलील्स हैं उनमें से एक एक एलील अलग अलग गैमेट्स में पास ऑन हो जाता है. तो ये हो गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली सभी क्रॉसेस में एप्लीकेबल होता है. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब किसी इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के लिए जो 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे F1 जनरेशन निकला या F2 जनरेशन निकला, तो उन जनरेशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो तो कहलाता है डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करवा पाता वो कहलाता है रेसेसिव. डोमिनेंट एलील्स जो हैं ये दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये दोनों कंडीशन होती है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का एग्जाम्पल लिया था, तो डोमिनेंट एलील टॉलनेस का था, तो होमोजाइगस में हमने इसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल T. तो दोनों जब एलील सेम है तो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन. और यहाँ पे हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल और एक स्मॉल आ जाएगा, जिसमें रेसेसिव एलील भी प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ डोमिनेंट, पर एक्सप्रेशन किसका शो हो रहा है, सिर्फ डोमिनेंट एलील का. तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आएगा वो टॉलनेस का एक्सप्रेशन आएगा, ना कि ड्वार्फ का आएगा. वेयर एज जो रेसेसिव एलील होते हैं ये कभी भी हेट्रोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इनका जो एक्सप्रेशन होता है सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होता है, और जबकि ये दोनों साथ में प्रेजेंट हो, जैसे कि स्मॉल टी इज रिप्रेजेंटेड द ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट. तो ये तो कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब 2 एलील में से जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट एलील है, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो रेसेसिव एलील है. डोमिनेंट एलील होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, बट रेसेसिव एलील अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस में नहीं करेगा. इसको भी आपको अगर प्रूफ करना है या शो करना है एग्जाम्पल देके, तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर यूज कर सकते हो.
कोई भी एक कैरेक्टर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप इसको प्रूव करने के लिए शो कर सकते हो। ठीक है, अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट कुछ हद तक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से मिलता जुलता है। इसमें भी यही कहा गया है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो 2 एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स के एलील्स की। जब डिफरेंट कैरेक्टर्स के एलील गैमेट फॉर्मेशन में आते हैं तो मान लीजिए 2 कैरेक्टर हैं तो 2 एलील्स आएंगे। ठीक है, अगर 4 कैरेक्टर्स हैं तो 4 एलील्स आएंगे, दोनों के सेपरेट हो जाएंगे इक्वल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने कैरेक्टर के एलील्स आएंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए 2 हमारे पास कैरेक्टर है, एक है हाइट और एक है हमारे पास कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, अगर मेंडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हाइट के 2 एक्सप्रेशन थे, टॉल एंड डार्क, और कलर ऑफ फ्लावर के 2 एक्सप्रेशन है, पर्पल एंड व्हाइट कलर। तो जब पर्पल एंड व्हाइट कलर के डिफरेंट एलील्स सेपरेट होंगे गैमेट्स में, तो किसी में पर्पल का एलील आएगा, किसी में व्हाइट का एलील आएगा। ऐसे ही हाइट के जब एलील सेपरेट होंगे तो किसी में टॉलनेस वाला एलील आएगा, डोमिनेंट एलील आएगा, किसी में ड्वार्फ वाला रेसेसिव एलील आएगा। पर ये दोनों जब एक गैमेट में पहुंचेंगे तो हाइट वाला कलर ऑफ फ्लावर के एलील को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और कलर ऑफ फ्लावर वाला एलील हाइट वाले एलील को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ये दोनों अपने इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर शो करेंगे और इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनका इंडिपेंडेंट नेचर है ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी एज इट इज बना रहता है, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट एंड यू कैन प्रूव दिस लॉ बाय यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस को यूज करके इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल देके कोई भी 2 कैरेक्टर ले लीजिए, चाहे यही 2 कैरेक्टर ले लीजिए, इनके अकॉर्डिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस करिए और शो करिए कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट को प्रूव करता है। तो ये हो गया मेंडलिज्म। नाउ हाउ दीज ट्रेट्स और कैरेक्टर्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये कैरेक्टर्स या ट्रेट्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो इसका बेसिक कारण है जीन। जीन क्या होता है? एक सेगमेंट होता है डीएनए का। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक टुकड़ा है और ये 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी इंडिविजुअल के डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका दोनों का एक लिंक है। ये जो प्रोटीन है, पर्टिकुलर प्रोटीन, ये कई तरह के सब्सटेंसेस क्रिएट करता है, सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में बाय डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे कि एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्शन में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मान लीजिए जो एंजाइम है जो इस तरह के प्रोटीन से बना हुआ है, वो एंजाइम कहीं ना कहीं किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को या बायोकेमिकल रिएक्शन को अल्टर कर सकता है। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है विदाउट दैट एंजाइम पॉसिबल नहीं हो पाती। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जैसे कि हाइट का एक कैरेक्टर है ऑफ प्लांट और इसको गवर्न करने के लिए एक हार्मोन है, ठीक है, जिसे हम ऑक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में था। तो हाइट को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है उसको बनाने के लिए, उस हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, हार्मोन सिंथेसिस रिक्वायर्ड ए एंजाइम। ठीक है, एक एंजाइम की जरूरत होती है और विदाउट दैट एंजाइम ये हार्मोन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। एंड दिस एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन।
ठीक है, और प्रोटीन को कौन फॉर्म कर रहा है, एक जीन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए टॉल का कैरेक्टर है, टॉल का कैरेक्टर कब आएगा, जब हाई अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रिपेयर होगा। ठीक है, टॉल का कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होगा, जब हाई अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रिपेयर होगा। इसका मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो इफेक्टिवली होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस शुड बी इफेक्टिव। तो यहां पे कंट्रोल करेगा इसको जीन। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इस प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ये प्रॉपर तरीके से हो गया तो हार्मोन ज्यादा बनेगा, और हार्मोन ज्यादा बनेगा तो प्लांट का जो कैरेक्टर है वो टॉलनेस का शो होगा। ऐसे ही ड्वार्फ मतलब होता है शॉर्ट हाइट वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होगा तब ये कैरेक्टर शो होगा। लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन बनना मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस इनइफेक्टिवली हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इज इनइफेक्टिव, या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो ये भी जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह से एक छोटा सा या डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ जीन कंट्रोल करता है किसी भी तरह के कैरेक्टर्स को, और ये कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। मैकेनिज्म यही रहेगा कि एक प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वो प्रोटीन या तो किसी एंजाइम का फॉर्म करेगा या फिर किसी ना किसी ऐसे सब्सटेंसेस को फॉर्म करेगा जिसके सहारे या जिसके यूज करके एक बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इनके एलील्स तो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक पर्टिकुलर गैमेट मेल से आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म और एक आता है फीमेल के पास इन द फॉर्म ऑफ ओवम। तो इनका जब फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूजन होता है तो दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स कैरी करते हैं उस जीन को और लेकर आते हैं जाइगोट में। जाइगोट जब माइटोटिकली डिवाइड होता है तो इस सेल्स को फर्दर डिवाइड करके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आगे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो एलील्स गैमेट फॉर्मेशन में हाफ हो गए थे उनका नंबर वापस जाइगोट में फर्टिलाइजेशन के बाद वापस डबल हो जाता है। इसका मतलब हैप्लॉइड सेल वापस से डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे किसी इंडिविजुअल का मेलनेस और फीमेलनेस आइडेंटिफाई होता है कि एक इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन of either maleness or femaleness of an organism। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस टू वे में परफॉर्म होती है, दो तरीके होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो इसको जेनेटिकली कंट्रोल करते हैं। जेनेटिकली मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, और कुछ करते हैं इन्वायरमेंटली। इन्वायरमेंटली मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना सेक्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर वगैरह इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि टर्टल है, टर्टल एग लेज करते हैं। अगर इनके एग को 33 डिग्री के आसपास इंक्यूबेशन दिया जाता है, गर्माहट दी जाती है, तो ये एग्स कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल एग्स में। यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इफ
eggs are incubated at 33 degrees Celsius temperature, then female formed. ठीक है, अगर 33 पे है तो फीमेल एग फॉर्म होता है. इफ इट इज इंक्यूबेटेड, एग की बात कर रहे हैं हम, एग इंक्यूबेटेड एट 28 डिग्री सेल्सियस, देन मेल एग इज फॉर्म्ड. ओके, मेल फॉर्म्ड. तो यहाँ टेम्परेचर के बेसिस पे एग में सेक्स का चेंज और डिटर्मिनेशन हो रहा है टर्टल्स में. दूसरे कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि लिजार्ड्स, ये एम्फीबियंस हो गए, ये लिजार्ड्स रेप्टिलिया में आ गया. तो लिजार्ड्स में जस्ट इसका अपोजिट है. हाई टेम्परेचर हो तो मेल का फॉर्मेशन होता है, लो टेम्परेचर में फीमेल का फॉर्मेशन होता है. तो हाई टेम्परेचर पे जब इनके एग इंक्यूबेट होते हैं तो ये बना देते हैं मेल लिजार्ड, और लो टेम्परेचर पे अगर इनके एग इंक्यूबेट होते हैं तो ये बना देते हैं फीमेल लिजार्ड. कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें आफ्टर बर्थ, एग के बाद जब ये बाहर आ जाते हैं तो कुछ ओल्ड एज में जाते जाते ये अपना खुद सेक्स चेंज कर लेते हैं. मेल से फीमेल बन जाएंगे, फीमेल से मेल बन जाएंगे. मोस्टली जो देखा गया है वो बनते हैं मेल से फीमेल, ताकि ये अपना एग का प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जैसे एनेलिड्स हो गए, स्नेल हो गया, ये अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं. ठीक है, दे कैन चेंज देयर सेक्स. ये सब होता है इनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. किस तरह की सुटेबिलिटी इनको ठीक लगती है, क्या एनवायरमेंट इनको ठीक लगता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को सेक्स का डिटर्मिनेशन खुद ही कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं जेनेटिकली मेथड से. यहाँ पे जितना भी सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. क्रोमोसोम्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन बीइंग में दो तरह के सेल्स होते हैं. एक होता है सोमेटिक सेल्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स. सोमेटिक सेल्स बॉडी की डिफरेंट फंक्शंस को गवर्न करते हैं, पर इनका काम रिप्रोडक्शन रिलेटेड फंक्शंस को कंट्रोल करना या उसको परफॉर्म करवाना नहीं होता. मेन काम रिप्रोडक्शन का होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स का, जिसे हम गैमेट्स कहते हैं. यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो इस बेसिस पे सेपरेट हो गए. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं. टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, और इन 46 को अगर हम पेयर में डिवाइड करें तो ये होते हैं 23 पेयर्स. इन 23 पेयर्स में 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये ग्रोथ रिलेटेड फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स. दे आर नोन एज ऑटोसोम्स. बट जो वन पेयर है जिसमें 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. ठीक है, वन पेयर जो है इसमें 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. इसीलिए इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम्स. तो आपको ये याद रखना है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं टोटल. अगर हम पेयरिंग करें तो ये 23 पेयर्स में आएंगे, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसे हम एलोसोम्स कहते हैं. लेट्स वी स्टडी अबाउट द एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल में अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर हम सबसे पहले बात करें फीमेल की, तो फीमेल दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स फॉर्म करती है. सेम क्रोमोसोम्स,
और सेम क्रोमोसोम्स फॉर्म करने के कारण इनको कहते हैं होमोमॉर्फिक। इनको कहते हैं होमोमॉर्फिक। सेम क्रोमोसोम्स फॉर्म करने के कारण फीमेल्स को हम कहते हैं होमोमॉर्फिक। और जो गैमेट फॉर्म होता है, ठीक है, इनसे जो गैमेट फॉर्म होता है उन गैमेट्स को हम कहते हैं होमोगैमेट। ठीक है, एक जैसे गैमेट होते हैं। यहाँ जो क्रोमोसोम्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स हो रहे हैं। ठीक है, फीमेल जो सेम क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है वो एक्स टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए फीमेल्स को होमोमॉर्फिक और सेम गैमेट होने के कारण इन्हें होमोगैमेटिक भी कहा जाता है। होमोमॉर्फिक एंड होमोगैमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्यूजन के बाद जो भी जायगोट बनेगा, जो भी चाइल्ड बनेगा, उसमें फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम को ही कंट्रीब्यूट करेगी। अब हम बात करते हैं मेल की। तो मेल जो होते हैं ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं, जिसमें से एक तो होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है स्मॉलर वाई क्रोमोसोम। एक होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है स्मॉलर वाई क्रोमोसोम। 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम फॉर्म्स करने के कारण मेल को हम हेट्रोमॉर्फिक या फिर हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होगा उनमें अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम जाएंगे, किसी में एक्स जाएगा, किसी में वाई जाएगा। तो मेल जब स्पर्म फॉर्म करते हैं तो वहां पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्स वाले होंगे स्पर्म में और हाफ स्पर्म वाई वाले क्रोमोसोम को कैरी करेंगे। दोनों इक्वल नंबर के होते हैं, किसी में एक्स होता है, किसी में वाई होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इनको कहा जाता है हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, तो मेल हमेशा ह्यूमन में हेट्रोगैमेटिक होगा और ह्यूमन फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक होगी। Let's we study how zygote is formed and what are the possibility of sex obtained by such combination. तो हम यहाँ पे एज अ पेरेंट एक लेते हैं मेल ह्यूमन को और एक लेते हैं फीमेल ह्यूमन को। ठीक है, इनका ये तो हो गया फिनोटाइप और अब हम इनका जीनोटाइप लिखें। तो मेल जो होते हैं ये 2 तरह के क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। अभी हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की यहाँ पे बात करेंगे और उन्हीं के बीच में क्रॉस करके देखेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उनमें इस तरह के 2 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और फीमेल में यहाँ पर XX टाइप के 2 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। गैमेट जो बनेगा, इनका स्पर्म जो बनेगा, गैमेट जो मेल बनाते हैं वो स्पर्म होता है और फीमेल जो बनाता है वो ओवम होता है। ठीक है, तो स्पर्म जो बनेंगे इसमें एक तो कैरी करेगा एक्स क्रोमोसोम को और दूसरा कैरी करेगा वाई क्रोमोसोम को। इनका टोटल नंबर जो है इक्वल रहता है स्पर्म का। यहाँ पर जो 2 गैमेट्स बनेंगे उनमें सेम क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे क्योंकि फीमेल होमोगैमेटिक होती है। ठीक है, इनका जब क्रॉस होगा और जब इनका जाइगोट फॉर्मेशन होगा, इसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले इसके साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ जो जाइगोट बनेगा उसमें 2 क्रोमोसोम्स आएंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। और यहाँ आप देख सकते हो दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन में हमें मिल रहे हैं। अगर इनका और इसका कॉम्बिनेशन बनाए तो यहाँ पे भी सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हमें जाइगोट में देखने को मिलेंगे। इनका और इसका बनाए तो हमें यहाँ पर एक एक्स मिलेगा और एक वाई मिलेगा। फिर दोबारा इसका हम देखें तो यहाँ पे भी हमें सेम वही मिलेगा, एक्स एंड वाई। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, 2 तो फीमेल कैरेक्टर वाले होंगे और 2 मेल कैरेक्टर वाले होंगे।
क्योंकि एक्सएस सेम क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों फीमेल चाइल्ड होंगी, ठीक है। और ये एक्स और वाई मेल में प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों मेल चाइल्ड होगी। तो ह्यूमन में मेल एंड फीमेल कि जब रिप्रोडक्टिव सेल्स का फ्यूजन होगा इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो यहाँ पे जो नए जनरेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा उनमें 50% चांसेस होंगे फीमेल चाइल्ड बनने के और 50% चांसेस होंगे मेल चाइल्ड बनने के। तो यहाँ पे 50% चांसेस हैं बॉयज के और 50% चांसेस हैं गर्ल्स के, ओके। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो चाइल्ड का सेक्स है कौन डिटरमाइन कर रहा है, मेल कर रहा है कि फीमेल कर रहा है। तो फीमेल में तो दोनों ही क्रोमोसोम सेम है, जो दोनों ही चाइल्ड में आ रहे हैं, विदर इट इज फीमेल और मेल। तो फीमेल और मेल में दोनों ही जगह एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं फीमेल के, तो फीमेल तो डिटरमाइन कर नहीं सकती। अब मेल की बात करें तो मेल में दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं जो कि अलग अलग गैमेट्स में ट्रांसफर हो गए, एक एक्स है और एक वाई। तो जो भी जाइगोट वाई क्रोमोसोम को रिसीव करेगा वो ही मेल चाइल्ड बनेगा। इसका मतलब कौन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो ह्यूमन बीइंग में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसको इस एग्जाम्पल और क्रॉस के साथ एक्सप्लेन करना है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर ऑफ 4 टाइप एंड दिस इज A, B, O and AB टाइप। ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो 4 डिफरेंट टाइप्स में हो रहा है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड AB टाइप, ठीक है। पर यहाँ पे जो एलील्स हैं जो इस ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्रेशन के लिए, वो 3 ही टाइप के हैं। तो इनके जो एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के जो कि ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हैं, एक तो है ए, इस तरह से इस एलील्स को एक्सप्रेस किया जाता है, दूसरा है बी और तीसरा है ओ। इनके कॉम्बिनेशन से ये 4 ब्लड ग्रुप रेडी हो रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एलील्स तो हो गए ब्लड ग्रुप की 3, IA, IB एंड IO। बेसिकली स्टडीज जो हैं वो कहते हैं कि ये दोनों जो ब्लड ग्रुप हैं ये डोमिनेंट एलील्स वाले हैं और ये वाला जो है ये रेसेसिव एलील है। स्टडी क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है, ये डोमिनेंसी वाले हैं, डोमिनेंट एलील है, और ये वाला रेसेसिव एलील है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें 2 कंडीशंस अप्लाई होंगी, क्योंकि डोमिनेंट जो होता है, जैसे आपको बताया था ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, रेसेसिव कौन सा है, ओ और ए बी। तो यहाँ पे जो ए ब्लड ग्रुप है ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला ब्लड ग्रुप है और ये 2 वे में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक तो हेट्रोजाइगस फॉर्म में और एक होमोजाइगस फॉर्म में। तो होमोजाइगस फॉर्म में तो दोनों ही ए वाले एलील्स होंगे, पर हेट्रोजाइगस में यहाँ पे 2 डिफरेंट एलील्स होंगे, जिसमें से एक तो होगा ए वाला और दूसरा होगा ओ वाला, क्योंकि वो रेसेसिव वाला है। तो इन दोनों कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा वो कौन सा होगा, ए ग्रुप वाला एक्सप्रेस होगा। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप को भी डोमिनेंट कैरेक्टर वाला माना गया है और ये कैसे एक्सप्रेस होएगा, ये एक्सप्रेस होगा बाय ए बी, ये दोनों होमोजाइगस फॉर्म हो गए एलील के, और ये बी है और ये ओ है, ठीक है, ये हो गया हेट्रोजाइगस फॉर्म। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट ब्लड ग्रुप इज ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट होगा, अब ये तो है रेसेसिव फॉर्म में, और आपको पहले बताया था जब हेट्रोजाइगस फॉर्म होता है तो रेसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं होता, रेसेसिव एलील सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है। तो रेसेसिव नेचर होने के कारण
इसका जो एक्सप्रेशन आएगा एलील्स का वो आएगा IO। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो AB ब्लड ग्रुप को भी स्टडी के अकॉर्डिंग रेसेसिव माना गया है और रेसेसिव में हमेशा होमोजाइगस नेचर ही एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ही AB ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देख लेते हैं अब कि अगर फादर A ब्लड ग्रुप के हैं और मदर O ब्लड ग्रुप के हैं तो उनसे होने वाली चाइल्ड क्या ब्लड ग्रुप लिए होगी। तो हम इसके लिए एक क्रॉस कर लेते हैं। इफ फादर जिनका ब्लड ग्रुप है A, उसको हम क्रॉस कराएं मदर से जिसका ब्लड ग्रुप है O। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है कि अगर गर्ल चाइल्ड प्रेजेंट है और उसका ब्लड ग्रुप O है तो किस टाइप का जो ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट होगा। तो इससे तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप O होगा। हमें पता है डोमिनेंट दोनों ही वे में एक्सप्रेस होता है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी और रेसेसिव फॉर्म में भी, बट जो रेसेसिव वाला है वो सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम यहाँ क्रॉस करके देखते हैं, अगर O आ रहा है और वो रेसेसिव फॉर्म में है तो हम A को डोमिनेंट मान लेंगे। अगर यहाँ पे रेसेसिव फॉर्म में नहीं आ रहा तो इसका मतलब O डोमिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम लिखेंगे हेट्रोजाइगस में, क्योंकि उसमें भी O का एक एलील प्रेजेंट है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ये इसके जीनोटाइप हो गया जिसमें हमने एलील्स लिख लिए हैं। इसका जो एलील होगा वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होगा, क्योंकि O जो है रेसेसिव मान रहे हैं तो ये होमोजाइगस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक में IA वाला एलील आ जाएगा और दूसरे में IO वाला एलील आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक गैमेट में IO वाला एलील आ जाएगा और दूसरे में भी IO वाला एलील चला जाएगा। अब इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें क्या F1 जनरेशन बन रही है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस एक गैमेट का दूसरे गैमेट के साथ फ्यूजन होगा तो यहाँ बनेगा IAIO। तो ये एक हाइब्रिड बन गया है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है इसके साथ और इसके साथ, यहाँ पे भी सिमिलर हाइब्रिड बन रहा है IAIO। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बन रहा है IOIO। ये है रेसेसिव फॉर्म में, मिल गया हमें रेसेसिव फॉर्म जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है ये IOIO, ये भी रेसेसिव फॉर्म का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अगर हम इनका ब्लड ग्रुप देखें तो A यहाँ पे डोमिनेंट होने के कारण यहाँ जो ब्लड ग्रुप है वो A ग्रुप का है, ये जो ब्लड ग्रुप है वो भी A ग्रुप का है। तो ये जो चाइल्ड है दोनों ये A ग्रुप वाले होंगे और ये दोनों चाइल्ड कैसे होंगे, B ग्रुप O ग्रुप वाले होंगे, सॉरी O ग्रुप वाले। तो यहाँ पे भी 50% चांसेस किसके हैं, A ब्लड ग्रुप के हैं और 50% चांसेस हैं O ब्लड ग्रुप के। और क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर A फादर का ब्लड ग्रुप है और मदर का ब्लड ग्रुप O है और गर्ल का जो ब्लड ग्रुप है वो O ब्लड ग्रुप का है तो कौन सा इसमें डोमिनेंट होगा। तो हमें पता है कि O कब एक्सप्रेस हो रहा है, जब वो दोनों होमोजाइगस फॉर्म में हो। तो रेसेसिव एलील ही होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। यहाँ पे भी O है पर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा पा रहा, यहाँ पे A एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए हम A को डोमिनेंट मान लेंगे बजाय कि O को। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से हम क्रॉस करके शो करें तो फादर का A ब्लड ग्रुप इज द डोमिनेंट ब्लड ग्रुप। और वैसे नॉर्मली हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होगा विदाउट डूइंग सच क्रॉस। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ तो बेटा आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया है। हेरिडिटी का सारे टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा. गुड बाय एंड बी सेफ. थैंक यू वेरी मच.